तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 को। इससे पहले हमने साइंस के अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया, प्लस हमने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, इसमें चैप्टर 10 प्लस आपका क्लास 10 साइंस का हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रे डायग्राम है, प्लस आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के ये चैप्टर बना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक रे डायग्राम पक्का है जो आने वाला है, एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 5 10 मार्क्स का पकड़ ही लो कि इसमें से आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर 2-3 आएगा ही इस चैप्टर में से। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल सम, हर एक रे डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप सीरियस हो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए तो उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप क्लास 10 साइंस का या मैथ्स का कोई अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप 10 में हो तो आप चाहते हो कि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन लिखा अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के हम जाएंगे एग्जाम में और उसी को क्वेश्चन को लिख के हमारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला बुक से, तो आप भूल कर रहे हो। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, बाहर से हैं, जिनको क्लास करना है, जिनको कोर्स करना है, जो बाहर से हैं, ठीक है, उनको कोर्स करना है, वो यहाँ आ नहीं सकते, तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करवाते हैं कि उनका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, प्लस उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। और आशा करता हूँ ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हो इतने कम टाइम, इतने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकल के आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, आपका हेल्प हो इससे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना के। क्योंकि हमारा दोपहर 2 बजे से रात का 9 बजे तक हमारा कोचिंग क्लास चलता रहता है, उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना के एडिट किया जाता है। तो बहुत मेहनत होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा, प्लेन मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन होता है, और प्लेन मिरर, ठीक है, कौन से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, वो हमने देखा। अभी हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो स्पेरिकल, ये टॉपिक समझने से पहले देख लो, मिरर 2 टाइप का होता है। मैंने देखो मिरर 2 टाइप, स्पेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला का नाम क्या है? अच्छा, स्पेरिकल मिरर का मतलब समझ आया ना। प्लेन मिरर का मतलब तो समझ आता है, जो प्लेन होता है, सीधा होता है, और स्पेरिकल मिरर मतलब जो हल्का सा कर्व्ड होता है, ठीक है, बॉल जैसा होता है। देखो जैसे कि ये एक बॉल है, ठीक है, इसको अगर हम हाफ काट दें तो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, ठीक है। अगर देखो स्पेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, हम जैसे बोला, एक होता है कोन केव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अभी एक चीज देखना, अगर रिफ्लेक्शन अंदर में हो रहा है, मान लो हम लोग इसका बाहर का साइड को पॉलिश कर दिया, ये जो मिरर था, ऐसा कटा हुआ मिरर था, इसका जो बाहर वाला साइड है उसको हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। अगर रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो रहा है तो देखो अंदर की तरफ क्या, ये केव जैसा हो गया ना, गुफा जैसा हो गया। तो इसीलिए जिस मिरर के अंदर में रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या हम बोलेंगे, कॉन केव। जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो सब अंदर में होगा। और वही मिरर का अगर मान लो अंदर की तरफ पॉलिश है, ठीक है, ये मिरर ऐसा बनता है ना गोल, अब अंदर की तरफ तुमने पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना कॉनकेव में क्या है, याद रखने के लिए आसान क्या होगा, कॉनकेव क्या है, केव जैसा है। केव मतलब क्या, गुफा जैसा। अगर अंदर में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो है कॉनकेव मिरर, और अगर बाहर में रिफ्लेक्शन हो रहा है वो है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक क्लियर है सबका? या किसी को डाउट है? आदित्य पूरा क्लियर है? ठीक है, पूछेगा तुमसे सवाल। देखो, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस समझ में आया? सबको समझ में आया? ये कौन सा मिरर है आदित्य, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है?
ठीक है, तो ये है कॉन्केव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं ये जो हमने टर्म्स लिखा है जैसे यहाँ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है हम उसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले पोल लिखा है और उसको किस लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, पी। तो पोल का मतलब क्या होता है, पोल का मतलब होता है जो ये तुम्हारा जो मिरर है, ये मिरर का जो सेंटर पार्ट होगा, ये मिरर का जो सबसे जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पोल। समझ में आ रहा है आदित्य? तो व्हाट इज पोल, डिफाइन पोल, द सेंटर ऑफ ओनली कॉन्केव। तो उसको कैसे डिफाइन करोगे मनीष, डिफाइन पोल। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां तक तो गया ही नहीं अभी तक, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज पोल। द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, मतलब ये जो मिरर है तुम्हारे पास स्पेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। तो उस हिसाब से इसका पोल कहाँ पे होगा, ये होगा इसका पोल। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक पोल। उसके बाद देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह शाबाश। देखो यहाँ पे देखो एक बार, ये जो मिरर है ये एक सर्कल मतलब एक स्पेयर का पार्ट है ना। तो अगर मान लो स्पेयर को कंप्लीट करोगे ऐसे, ठीक है, मान लो स्पेयर ही बना, यहाँ सामने बैठे इसलिए उल्टा उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब ये स्पेयर का एक सेंटर होगा, ये स्पेयर का सेंटर होगा, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इसको क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये जो सर्कल बनेगा, नहीं देखो यहाँ पे समझो, हम लोग एक एक करके जाएगा, सब जाएगा एक एक करके। देखो यहाँ पे आलिया देखो बात समझो, ये जो सर्कल बना ना, ये सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सेंटर का नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। तो ये पॉइंट जो हो गया ये क्या है अपना, सी। और इसमें ये पॉइंट क्या, ये भी क्या होगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? देखो कॉनकेव मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग साइड में होगा, जिस साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है इस साइड में रिफ्लेक्शन होगा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड में होगा। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, जिस साइड में पॉलिश किया हुआ है ना रिफ्लेक्शन वाले साइड में, उसका उल्टा वाला साइड में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, half of the center of curvature. हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो देखो इसमें क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, रेडियस मतलब क्या है, मान लो ये अगर सर्कल हुआ तो उसका रेडियस क्या होगा, ये डिस्टेंस उसका रेडियस होगा। ये जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे सी और पी का बीच में, वही उसका रेडियस होगा कि नहीं, हाफ ऑफ दी डायमीटर। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो लाइन बना डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉन्केव कॉन्वेक्स मेंशन मत करो, ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ही ना, समझ में आया? तो बताओ क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन। अब बोलो क्या है, हाँ आलिया बोलो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? The center point of the sphere. हाँ सॉरी, द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, वेरी गुड। हमको पूछना था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गया, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच ए मिरर ए पार्ट। ठीक है, ये जो मिरर बना, जो स्फीयर का पार्ट से बना, वो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, डायमीटर कहाँ से आ गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गैप जो रहेगा, जो गैप नहीं, जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, वेरी गुड, और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया बंदीटा, सुना?
समझ आया कि नहीं, नहीं आया? अच्छा रुको, और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? स्नेहा को छोड़ के, आदित्य, रेहान, अली समझ आया? Radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं समझे? चलो देखो एक बार फिर से, एक बार वापस से हम लोग रिकैप करते हैं कि जिसको डाउट है वो वापस से क्लियर हो जाए। पोल मतलब समझा ना स्वाना? किसी को पोल में डाउट है? पोल में तो किसी का डाउट नहीं है, तो पोल को हम लोग स्किप करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सब समझा हर कोई? स्वाना सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं समझा? देखो ये एक स्पेयर बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये एक स्पेयर का पार्ट ही है। अब ये स्पेयर अगर बना तो बीच में एक सर्कल, एक सेंटर होगा ना, तो वो जो सेंटर है, जिस सर्कल का ये जो सेंटर है, ये स्पेयर बनेगा उसका एक सेंटर होगा ना, उसी सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? अभी समझ में आया सेंटर ऑफ कर्वेचर? रेहान समझा सेंटर ऑफ कर्वेचर में? और किसी को डाउट? बंदिता समझ में आया? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ स्पेयर, ठीक है। उसके बाद आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर में देख लो जिसको डाउट है। आलिया देखो यहाँ पे, अब हमें एक सेंटर मिल गया। अब इसको मिरर वगैरह सब भूल जाओ, इसको क्या समझ लो, एक सर्कल जैसा समझ लो। अगर ये सर्कल है तो ये उसका सेंटर हुआ, तो हम लोग सिर्फ क्या लगा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी अगर एक सर्कल हुआ तो ये क्या हो गया, उसका सेंटर, तो हम लोग क्या लगा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सर्कल है, ठीक है, और मान लो अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये एक पार्ट क्या होगा, उसका रेडियस होगा। अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये अगर ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, सेंटर और सर्कल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये जो लाइन बना, इस लाइन का नाम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी समझ में आ रहा है? इसको एक सर्कल ही समझ लो, सर्कल का सेंटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस बना वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझे? यहाँ तक क्लियर हुआ अभी? और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, आर से, ठीक है, पूरा क्लियर है? तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन C and P. What is C and P? Distance between pole and radius of curvature. Center of curvature. The distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. ठीक है, क्लियर है अभी सबका? ठीक है, समझ में आया? अच्छा, यहां तक सबको समझ आया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां तक सबका क्लियर है? अब प्रिंसिपल एक्सिस को समझने से पहले हम फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है, ये जो दो C और P, ठीक है, बुक में थोड़ा अलग डेफिनेशन मिला होगा, पर अभी सिर्फ समझ लो C और P का जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे तो ये डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। ये रेडियस का भी जो हाफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से, कैपिटल एफ से। देखो ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, ये पूरा लाइन है, इसका नाम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जितना भी होगा, जिस पॉइंट पे होगा, एक पॉइंट पे होगा ना कि ये पॉइंट पे इसका हाफ है, उस पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो लेंथ होगा, ठीक है, इन दोनों का बीच का जो लेंथ होगा, उस लेंथ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस मतलब उस पॉइंट को बोलेंगे जो पॉइंट डिवाइड करेगा इसको दो इक्वल पार्ट में, और जो लेंथ होगा उस लेंथ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। समझ में आया, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ? नासिर, F और P मतलब लेंथ एफ और पी, वेरी गुड। देखो ध्यान दो यहाँ पे, तुम क्या बोला, एफ और पी का बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेगा, हम क्या बोला, सी और एफ का बीच का लेंथ को फोकल लेंथ बोलेगा। अब अगर तुम ध्यान दिया होगा तो एफ तो इसका बीच का पॉइंट है ना, ये अगर 2 हुआ तो ये भी तो 2 होगा, तो तुम इसको लिखो या इसको लिखो, क्या फर्क पड़ता है। फोकल लेंथ का जब बात कर रहा है, अगर पूछा इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो तुम इसको मेजर करके फोकल लेंथ लिखो या इसको मेजर करके लिखो, कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है ना। देखो एक्चुअली फोकल लेंथ एग्जाम में ऐसा डिफाइन मत करना कि प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा डिफाइन मत करना, इसका डेफिनेशन अलग है।
इसका डेफिनेशन ये है कि वो मिलेगा, वो हम लोग एक दो टॉपिक और जाने के बाद उसको डिस्कस करेगा। देखो अगर कोई रे, इसका डेफिनेशन ये है, अगर कोई रे इससे पहले हम तुमको प्रिंसिपल एक्सिस समझा देते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? अच्छा सारा टर्म के बारे में समझ आ गया ना सबको? किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, वरना हम प्रिंसिपल एक्सिस में जाएगा। हाँ हो गया। आलिया क्या बोला था? फोकल लेंथ एक है, जून पे मेजर करो, जो भी मेजर करो एक ही बात होगा। मतलब वीडियो में प्रॉब्लम होगा ना, समझेगा नहीं, कोई दिल्ली में बैठ कर देख रहा है, कैसे समझेगा? नहीं सेम होगा टॉपिक सब तो सेम होगा ना, हम तो टॉपिक वाइज ही अपलोड करेंगे। क्या अच्छा देखो फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस समझ गया ना? हाँ एटो ধরা ইয়ার ধরা ডায়ামিটার আছে 4 সেন্টিমিটার, তো রেডিয়াস কিমান হবো 2 সেন্টিমিটার। সেম টেনে का फोकल लेंथ কিমান হবো 1 হবো। রেডিয়াস যদি 2 হয় তো फोकल लेंथ কিমান হবো 1 হবে। ঠিক আছে, তো যোনটোৱে ধৰা এটোৰ এপিনে ধৰা বা এপিনে ধৰা 1 হবে। मतलब इसका मतलब देखो मनीष यहाँ पे देखो, जैसे तुम लोग को फोकल लेंथ में प्रॉब्लम हो रहा है ना कि फोकल लेंथ को कैसे पकड़ना है। मान लो इस सर्कल का डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब ये वाला रेडियस 2 होगा, ये वाला रेडियस 2 होगा कि ये वाला रेडियस 2 होगा? दो सब तो 2 ही होगा ना, क्योंकि रेडियस सब इक्वल होता है। उसी तरह फोकल लेंथ कितना होगा इसका टर्म 1 होगा। अब ये वाला फोकल लेंथ 1 होगा कि ये वाला? दोनों तो 1 ही है, ये भी फोकल लेंथ का वैल्यू 1 है, ये भी फोकल लेंथ का वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? ये फोकल लेंथ समझा रहे ना? फोकल लेंथ नहीं समझा रहा। फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। फोकस मतलब वो पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है कि किस पॉइंट पे वो हो रहा है। देखो जैसे मान लो, देखो ये जैसे हम लोग का ये आर है और ये है पी, ठीक है, ये रेडियस ऑफ सॉरी ये सी है और ये है पी, ठीक है। इस लाइन का लेंथ है मान लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो सब बोर्ड में देखो, बाद में लिखना, नोट डाउन करने के लिए टाइम देगा, मांग लेना, बोलना कि सर नोट करना हो जाएगा। ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है पोल। इसका लेंथ कितना हम बोला मान लो 4 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना होगा? तो अगर यहाँ से मेजर करके जाओ 2 सेंटीमीटर, तो कोई एक पॉइंट होगा ना जहाँ पे वो 2 सेंटीमीटर हो रहा है, तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। और जो लेंथ निकले, जो 2 सेंटीमीटर लेंथ निकला ना इधर या इधर, दोनों साइड तो 2 निकलेगा, तो ये जो लेंथ है ये है फोकल लेंथ, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। समझ आया? क्लियर हुआ? अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस को देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस में डाउट होगा नहीं तो ध्यान से देखना। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस का ये मतलब है वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, वो लाइन, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, उस लाइन को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस नहीं समझा? देखो वापस से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करके जाए, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसीलिए हम ये टॉपिक को लास्ट में रखा था समझने, मतलब हाँ बाहर तो जब देखो ये टॉपिक को इसी के लिए हम लास्ट में रखा था तुम लोग को समझाने के, कि इसमें थोड़ा डाउट आएगा। मिस का भूल जाओ, मिस वाला चीज भूल के आना यहाँ पे। नहीं देखो मिस भी है, देखो ये सब ऐसा है ना कि हर टीचर का समझाने का तरीका अलग है। अब तुम लोग यूट्यूब में इसी चीज को दिखेगा तो थोड़ा और अलग तरीका से समझाएगा, तो कोई एक तरीका को पकड़ लो कि वही तरीका समझना है। देखो यहाँ पे देखो, ये मान लो अपना मिरर है। नेहा बताओ ये क्या है? बताओ इस पॉइंट का नाम क्या है? ऊपर क्यों देख रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पॉइंट का नाम क्या है? पोल पी। तो ये जो लाइन बना, ये जो डिस्टेंस हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेगा? क्या बोल रहा था हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर अभी हम बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन को क्या बोलेगा हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कौन सा सही है?
दोनों सही है। दोनों सही है। देखो ये जो डिस्टेंस है ध्यान से समझना है, हाँ सी और पी का बीच का जो डिस्टेंस है, फिर से देखो एक बार, सी और पी का बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन अगर वो आगे पीछे कहीं भी जाए, ये लाइन का नाम क्या है? और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी क्लियर हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। थैंक यू। और डाउट है किसी को? वेरी गुड। अब प्रिंसिपल फोकस हम लोग क्या देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का बीच वाला पॉइंट, पर एक्चुअली ये इसका डेफिनेशन नहीं है। इसका डेफिनेशन देख लो क्या है। देखो ये एक मिरर है ना, कौन सा मिरर है आदित्य? कॉनकेव। वेरी गुड, कॉनकेव मिरर है। तो और ये जो लाइन गया ये कौन सा लाइन है स्नेहा? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या गया ये लाइन? ये एक रे ऑफ लाइट है जो क्या गया, कैसे गया, उसका डायरेक्शन क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल था। वो जब रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से टच होके आएगा तो जिस पॉइंट पे टच करे उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या हुआ? क्या होगा बताओ? The light goes parallel. गोस पैरेलल नहीं, If the ray comes parallel to the principal axis, if a line is parallel to principal axis and after reflection reflected You to touch the principal. the point where the reflected ray touch the principal axis is called focal length, principal focus। Principal focus। समझ में आया? प्रिंसिपल फोकस क्या है? ऐसे सुनो, डिफाइन ऐसे मत करना इसको कि हाफ ऑफ रेडियस ऑफ, ऐसा डिफाइन मत करना। डिफाइन इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जो पैरेलल है, जो पैरेलल रे जो जाएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट को टच करके जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वही पॉइंट है उसका प्रिंसिपल फोकस। वेरी गुड, समझा? अभी क्लियर हो गया? सारा टर्म्स के बारे में क्लियर हो गया? अभी कुछ डाउट है? बोलो।